हेलो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 क्लास के जो प्रवर्तन चैप्टर है फिजिक्स में उसको आज रिवीजन करने वाले हैं पूरी कंसेप्ट के साथ। मेरा दावा है कि मेरे दोस्त अगर तुम ध्यान से इसे पढ़ लो तो आपको जो एग्जाम बोर्ड है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने इस पीपीटी पर पूरी रिसर्च के साथ ये एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक अपने आप में क्वेश्चन है जो कि इस पर हमने लिखा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं और समझते हैं, और फिर आप इसका टेस्ट दीजिएगा। हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उस पर टेस्ट देकर चेक कर लीजिएगा कि हम कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, या प्रकाश के प्रवर्तन से पहले प्रकाश को ही समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या प्रकाश को इसीलिए हम दृश्य किरण भी कहते हैं क्योंकि यह हमें दिखाने में किसी वस्तु को मदद करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसका काम क्या होता है, तो हमें किसी वस्तु को दिखाने में। देखिए प्रकाश के कई स्रोत हो सकते हैं, उनमें से दो प्रकार के स्रोत होते हैं। स्रोत किसे कहते हैं? जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को हम स्रोत कहते हैं। ये स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। मानव निर्मित वो जो मानवों ने बनाया है प्रकाश का स्रोत, उसे मानव निर्मित कहते हैं। और जो भगवान द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित में जैसे हो गया कि बल्ब, दिया, मोमबत्ती भी जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि हम मानवों ने उसके बनाए हैं। और प्राकृतिक में कौन हो जाएगा? सूर्य हो गए, तारे। एक प्रकार के सूर्य भी तारा है, लेकिन पास में होने के कारण हम सूर्य को अलग से गिनते हैं, बट सूर्य भी एक क्या है? तारा है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं। देखिए प्रकाश ऊर्जा है, लेकिन आखिर वह कैसे ऊर्जा में बदलता है? देखिए प्रकाश जो ऊर्जा है ना, वो कहीं ना कहीं रासायनिक ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी हर रासायनिक ऊर्जा, यानी उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो जब भी ऊर्जा उत्पन्न होता है तो वह रासायनिक ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इस बात को भी ध्यान रखना। जैसा कि समझते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। देखिए प्रदीप्त का मतलब होता है जो खुद प्रकाश को उत्पन्न करे, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। इसमें प्रकाश वो वस्तु खुद ही उत्पन्न करता है। जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, वो उत्पन्न करता है। जैसे बल्ब के पास भी अपना प्रकाश होता है, मोमबत्ती, ये सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लेकिन अप्रदीप्त हम उसे बोलते हैं जहां जो वस्तु प्रकाश को उत्पन्न न करे। देखिए जो चंद्रमा है ना, ये अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जो ईंट है ना, वो भी नहीं कर सकता, मिट्टी भी नहीं कर सकता, दीवार भी नहीं कर सकता। तो बहुत सारे चीजें जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते खुद ही। ये जो चंद्रमा है ना, यहाँ पर दिखना, और जो रात में चमकता है, ये खुद के प्रकाश में नहीं चमकता है। ये सूर्य के प्रकाश जब वहां चंद्रमा पर टकराती है और वहां पर चमकने लगता है, बस हमको भी दिखता है परावर्तन के कारण। यानी जो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर परावर्तित होता है ना, उस कारण से चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखता है। देखिए अब प्रकाश की गति के बारे में हम समझते हैं कि प्रकाश कैसे गति करता है। भाई देखिए प्रकाश ऊर्जा है, ये हम जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करता है और इसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह कहीं भी जा सकता है, बस बशर्ते। देखिए और देखते हैं कि यह निर्वात में भी, यानी निर्वात का मतलब क्या होता है? जो खाली एरिया होता है ना, उसे हम निर्वात कहते हैं। जैसे कि हम खूब ऊपर चले जाए, हमारा जो भी मंडल है समाप्त होता है, तो एक ऐसा एरिया आता है जहां खाली एरिया होता है, कुछ भी नहीं होता है, वहां हवा भी नहीं होता है, बादल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, उसी एरिया को हम निर्वात कहते हैं। फिर हवा आप भी जानते हैं, कांच भी जानते हैं और जल भी जानते हैं। इस सब में प्रकाश गमन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश वहीं गमन करता है जहां एरिया खाली होती है, जहां प्रकाश की रुकावटें कम होती है, वहीं पर प्रकाश सबसे ज्यादा गमन करता है। देखिए उसके बाद हवा में करता है, उसके बाद कांच में करता है, नहीं कांच में नहीं, कांच में नहीं, उसके बाद यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए जल। देखिए यहाँ होना चाहिए जल और यहाँ होना चाहिए कांच। देखिए कांच में काफी सारी रुकावटें होती है, इसलिए प्रकाश यहाँ पर स्लो गति करता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकाश किसमें गति करता है? तो निर्वात में। कितना स्पीड में? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है प्रकाश। आप समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं पर 16 सेकेंड भी देगा, कहीं पर 20 सेकेंड भी देना, ऑप्शन से आप इस पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सरल रेखा में जब भी प्रकाश गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, तो उसे हम किरण कहते हैं। जब यही किरण की समूह बनता है तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, समांतर और अभिसारी। यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं?
एवं उनकी व्याख्या करें। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। देखिए जो अपसारी होता है ना, वो वहां एक बिंदु से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसमें क्या होती है, प्रकाश एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है। आपने टॉर्च में देखा होगा, जब टॉर्च आप बांटते हैं तो टॉर्च एक बिंदु है, वहां से प्रकाश निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। ऐसा आपने अनुभव किया ही होगा। और समांतर किरणें आप वहां देखते हैं, जैसे लेजर लाइट। जब भी लेजर लाइट मारते हैं आप, तब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, यानी समांतर किरण पुंज एक सीधी रेखा में होता है, प्रकाश गमन करता है इसमें। या आप ऐसे घरों में देखे होंगे, खिड़की से जो प्रकाश निकलता है वो सीधी लाइन में निकलता है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में ही गमन करता है और वो कभी मुड़ता नहीं है। वो बाई चांस में मुड़ता है, वो अलग घटना है, वो भी रियर केस में थोड़ा सा मुड़ता है। इस बात को भी ध्यान रखना, नहीं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। एक अभिसारी पढ़ते हैं। अभिसारी का मतलब यही होता है कि प्रकाश चारों ओर से आकर एक बिंदु पर मिलता है, उसे हम अभिसारी कहते हैं। जैसे आप बचपन में जो कागज जलाए होंगे दर्पण से या लेंस से, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि लेंस है, लेंस इतना बड़ा है और कागज यहाँ पर रख देते हैं आप, तो यहाँ से सभी प्रकाश की किरणें इस लेंस से निकलकर एक बिंदु पर मिल जाती है और इस कागज को जला देती है। इस पर क्या होता है, अभिसारी किरण की प्रकोप होता है। यहाँ तक समझ गए। आप देखते हैं कि प्रकाश कुछ पदार्थों के साथ कैसा व्यवहार करता है। देखिए, पदार्थ 3 तरह के व्यवहार करता है, एक पारदर्शी करता है, एक अपारदर्शी करता है और एक पारभासी करता है। पारदर्शी में जो प्रकाश है ना, वो माध्यम को पार कर देता है। माध्यम जैसे कि हवा भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, जो कुछ भी है, जैसे दीवार एक भी माध्यम है। तो देखिए, जो प्रकाश जो है ना, इसमें वैसा ही माध्यम होगा जो कि प्रकाश को पार कर देता हो। जैसे कि कांच में प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, हवा में भी और जल में भी प्रकाश आर पार कर जाता है। लेकिन अपारदर्शी में जो प्रकाश है ना, वो माध्यम को पार ही नहीं कर पाता है। जैसे दीवार या मोटा धातु का चादर लीजिए, उसमें भी प्रकाश डालिएगा तो नहीं पार हो पाएगा, या ईंट वगैरह मिट्टी, इस सब में प्रकाश नहीं पार कर पाता है, इसीलिए हम इसे अपारदर्शी कहते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और पारभासी में थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है, थोड़ा पार किया थोड़ा नहीं किया। देखिए, इसमें जैसे बादल जब घेरता है ना, तो प्रकाश पूरी तरह से नहीं रोक पाता है, थोड़ा थोड़ा तो प्रकाश पार हो ही जाता है। और एक धुआं जब भी देखे होंगे आप, धुआं भी ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश की थोड़ा कम कर देता है। और कागज पर आप तेल लगा दीजिएगा तभी भी प्रकाश उतना अच्छा नहीं उसमें गमन कर पाएगा। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर 3 नंबर में। देखिए, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा उठते हैं। 3 ऑप्शन दे देगा और एक अलग भिन्न ऑप्शन दे देगा और पूछेगा क्वेश्चन इसमें। तो ये भी बात ध्यान रखना कि पारदर्शी वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश पार कर जाता है, अपारदर्शी वैसे माध्यम जिनमें प्रकाश पार नहीं करता है, और पारभासी वैसे जिनमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठता है, परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम के बारे में देखिए, परावर्तन क्या होता है थोड़ा समझते हैं। परावर्तन मतलब होता है कि लौट कर वापस आना ही परावर्तन होता है। जैसे कि कोई भी गेंद अगर लौट कर आ रहा है तो गेंद का ध्वनि आ रहा है तो ध्वनि का परावर्तन हुआ। लेकिन हम यहाँ पर किसका परावर्तन पढ़ने वाले हैं, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं कि प्रकाश कैसे लौट कर आता है, और जब भी लौट कर आता है तो कितने नियम वो लागू करता है। देखिए, जब तक प्रकाश किसी वस्तु से लौटकर हमारे आंखों तक नहीं पड़ेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये बात सही है। जब तक से परावर्तन नहीं होगा तब तक से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो देख पाते हैं परावर्तन के कारण। किस कारण, परावर्तन के कारण। ये बात भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है हमेशा। देखिए, जैसे कि ये समतल दर्पण हुआ या परावर्तक सतह हुआ, कुछ भी मान सकते हो, या कोई भी दर्पण लेते हो। लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए फिलहाल एक समतल सतह लेते हैं जिस पर इसको रंग देते हैं। यहाँ पर रंगेंगे तभी तो प्रकाश पार करेगा। तो प्रकाश पार करने के लिए हम यहाँ पर कलई कर देते हैं, यानी इसको रंग देते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा ना, जो आएगा उधर से, हम उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो लौट कर यहाँ से वापस जाता है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन दोनों के बीच के कोण मापने के लिए हम एक अभिलंब को खींचते हैं। ये अभिलंब होता नहीं है, बस अपने काल्पनिक कल्पना कर हम इसको खींचते हैं, ताकि यहाँ से जो आपतित किरण है उसका और इस परावर्तित किरण के झुकाव के एंगल को मापा जा सके। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि आपतन कोण, जो ये आपतन कोण कहाँ बनता है, तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आप परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जिस बिंदु पर ये सब मिलते हैं उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और जो ये रेखा खींचते हैं अभिलंब में उसे हम अभिलंब कहते हैं। बस ये भी बात ध्यान रखना। अभिलंब का काम होता है कोण का नापना, और आपतन बिंदु पर तीनों आकर मिलते हैं और एक सतह पर ये तीनों मिलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छा, मान लो यहाँ पर अगर 45 डिग्री कोण हुआ तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण होगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, यही इसका एक नियम है। और यह तीनों पर, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होगा, जब भी होगा तभी।
यही कुछ बातें इसका नियम बन जाती है। जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, नियम इसका बार बार पूछा है और एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तो कितने बार पूछ चुका है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए, एक आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिए, जो आपतन कोण है 45 डिग्री, तो परावर्तन कोण ऑटोमेटिक 45 डिग्री होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अभिलंब और सतह के बीच में टोटल 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर यहाँ पर आपको दे दिया 30, तो आप एक काम कीजिएगा, 90 में से 30 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आप पता कर लेंगे कि इसका मान 60 डिग्री होगा। ये भी बात ध्यान रखना। और इसका मान जब 60 डिग्री हुआ तो इसका मान भी 60 डिग्री होगा, ये भी पता कर सकते हैं। दूसरा नियम देखते हैं कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा। यह भी बात दूसरा का नियम में बताया गया है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये दूसरा नियम बताता है। देखिए, प्रकाश के अनेक गुण हैं। प्रकाश के अनेक गुण हैं, जैसे परावर्तन, अपरावर्तन, व्यतिकरण होगा, प्रकीर्णन होगा। ये सब क्या है, प्रकाश के गुण है। हम परावर्तन तो इस चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन अपरावर्तन 10 क्लास की भौतिकी में दूसरा चैप्टर है और इस सब के व्यतिकरण के बारे में और आगे पढ़ना है हमें तीसरा यूनिट में। ये जो 10 क्लास का भौतिक विज्ञान है, इसमें प्रकाश से संबंधित 3 चैप्टर दिया हुआ है, परावर्तन, अपरावर्तन और एक आंख भी प्रकाश से ही संबंधित दिया है। जिसमें कुल मिलाकर 2 चैप्टर वे है, एक विद्युत का है, विद्युत वाला, और एक प्रकाश का। प्रकाश का 3 चैप्टर है और विद्युत का 2 चैप्टर है। टोटल यहाँ पर 2 चैप्टर ही दिया है इसमें 10 क्लास के भौतिक विज्ञान में। आप समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश छोटे छोटे कण पर पड़कर अवशोषित कर बिखेर दिया जाता है तो उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। प्रकीर्णन का मतलब, जैसे कि आप घर में देखे होंगे कि जब भी किरण आती है तो वहां पर घर में धूल कण भी है, आपको दिखाई न दे वो अलग बात है। तो उस धूल कण से प्रकाश पड़ती है और उस पर पड़कर छितरा जाती है, यानी छितरा जाती है और कुछ अवशोष कर ली जाती है। तो ऐसा घटना आप घरों में देखे ही होंगे। तो मेरे दोस्त, 2025 में होने वाले एग्जाम बोर्ड में आप बेहतर कर सकें, इसलिए हम टोटल ऑल सब्जेक्ट 10 क्लास को 30 दिन में रिवीजन कराने वाले हैं और आप आशा के साथ हमारे साथ बने रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आप पूरी सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं। ये सब परीक्षा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगला क्लास में। ये जो परावर्तन चैप्टर है, इसका 2 क्लास होने वाला है। एक में प्रकाश से संबंधित बातें किए हैं, दूसरा का में परावर्तन से संबंधित बातें करेंगे। इसमें उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उनमें प्रकाश के व्यवहार को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सूत्र बनते हैं, वो सब भी ध्यान में रखेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे मेरे दोस्त। केवल आप सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जाए।